अज़्म जवां हो तो कोई भी मुश्किल और माजूरी रुकावट नहीं बनती, बल्कि इंसान मुश्किलों को ताकत बना लेता है। और ये बात तारीख़ से भी साबित है, क्योंकि अगर आप बात करें टेलीफोन के मौजूद ग्राहम बेल की, तो वो सही तरीके से सुन नहीं सकता था। स्टीफन हॉकिंग व्हीलचेयर तक महदूद था, सिर्फ उसका दिमाग चलता था, लेकिन उसने ब्लैक होल जैसे तस्वुरात पेश कर दिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और बहुत सारे, पोलियो से जो है वो दोनों टांगों से माजूर था फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट, और वो अमेरिका का सदर बना। तैमूर लंग जो कि लंगड़ा कर चलता था, लेकिन 14वीं सदी में अपने अज़्म हौसले से उसने पूरे वस्ती एशिया को रोंद डाला था। और ऐसी ही एक शख्सियत से हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, एक बाहिम्मत तीर अंदाज हैं, और उन्होंने रास्ते में आने वाली किसी भी मुश्किल को अपनी कामयाबी की राह में आड़े नहीं आने दिया। एशिया के पहले गोल्ड मेडलिस्ट तीर अंदाज बनने का एजाज़ हासिल किया। उनकी जो बीनाई है वो मुकम्मल नहीं है और बहुत ही वो कम देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो तीर अंदाजी का शोबा चुना। और वो ये जो कम विजन वाले लोगों की जो तीरंदाजी है उसमें पाकिस्तान में वो नंबर 1 है और इंटरनेशनली वो नंबर 2 है। दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं वो। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, आपने वक्त निकाला और ज़बरदस्त आपने काम किया, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। ये बताएं कि ये जो आप निशाना लगाते हैं, आपकी मतलब निशाना लगाते हैं, आपकी नज़र कमज़ोर है, तो ये आप कैसे कर लेते हैं? असल ये एक गेम है जो कि ब्लाइंड बंदों के लिए है, जिनकी विजन कम है या बिल्कुल नहीं है। ये इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड गेम है, और इसके लिए हमारी एक टेक्टाइल डिवाइस होती है जो कि रिजेम्बलेंस रखती है कैमरे के स्टैंड से, और उसके आगे एक नोज़ल होती है जिसको हम अपने हाथ की बैक एंड साइड से टच करते हैं जब हम एरो थ्रो कर रहे होते हैं। जब हम बो को पकड़ के उसके साथ टच करते हैं, देन हम एम लेते हैं और यहाँ से थ्रो कर देते हैं। जो ये नोज़ल होती है, इसको हमारा कोच जो हमारे पीछे 1 मीटर के फासले पे खड़ा होता है वो एक दफ़ा सेट कर देता है, और इन अ स्पैम ऑफ 6 एरो, तो हमें एक दफ़ा वो एडजस्ट कर सकता है बिफोर द शूट। ड्यूरिंग द शूट वो बोल के भी नहीं बता सकता, और बस गाइड कर सकता है कि एरो आपका इस जगह पे लगा है। ये आपकी स्किल है, और आपने अपने बॉडी को अलाइन रखते हुए किस तरह शूट करना है और ज़हन में अपना टारगेट किस तरह बनाना है, वो हमारी स्किल आती है। ठीक है। अच्छा, तो जो लोग चश्मा लगाते हैं वो ये जानते हैं, मैं भी चश्मा लगाती हूँ, मेरी नज़र भी कमज़ोर है, वैसे भी लगाते हैं, आपका भी है नज़र का मसला, तो हमें तो धुंधला नज़र आता है जब हम ऐनक नहीं लगा रहे होते। तो जब आप निशाना लेते हैं तो आपको भी धुंधला नज़र आता है, फिर आप उसको इतना शार्प टारगेट को कैसे आप फॉलो कर रहे होते हैं? जिस तरह नॉर्मल लोग शूट करते हैं तो उनके लिए एक मिरर होता है, एक होल होता है जिसमें से वो अपने टारगेट को देख रहे होते हैं। तो ये जो हमारी टारगेट जो टेक्टाइल डिवाइस है, ये हमारी साइट है। अच्छा, हम अपने हाथ की अलाइनमेंट रखते हुए अपने टारगेट को देख रहे हैं, क्योंकि वो हमारे टारगेट के मैक्सिमम पॉइंट बुल्सआई पे सेट किया गया है, और उसने हमें दिखाना है। अगर वो अपनी जगह से 1 इंच या ½ इंच भी हट जाएगी तो हमारा टारगेट साइड पे हो जाएगा। तो ये हमारी स्किल है और कोच की ट्रेनिंग है कि हम किस तरह उस चीज़ को शूट करते हैं। तो अगर ज़रा थोड़ा सा हमें अपनी आईसाइट के बारे में बताएं, आप कितना देख सकते हैं, कितना नहीं देख सकते? मेरा असल हमारे यहाँ 2 क्लासिफिकेशन होती हैं इंटरनेशनली। एक जो हमारी आर्चरी की हैं, उसमें एक होते हैं टोटली ब्लाइंड जिनको बिल्कुल नहीं नज़र आता, और दूसरी क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं विजुअली इम्पेयर्ड 2 और 3। वो 2 से 3 मीटर तक बेहतर देख सकते हैं, नॉट फुली देख सकते हैं, बल्कि वो चीज़ों को रिकग्नाइज़ करने की अहलियत रखते हैं। तो उससे 2 से 3 मीटर तक मैं देख सकता हूँ। अच्छा। और करीब के लिए तकरीबन +16 नंबर का ग्लासेस हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, और करीब करके पढ़ लेता हूँ। तो आपकी जो आईसाइट है उसमें कमी किस तरह आई थी, कब आना शुरू हुई? मेरा असल एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हुआ था। 2003 में मुझे बॉल लगी थी क्रिकेट खेलते हुए। मैं बॉलिंग करा रहा था और बैट्समैन ने शॉट मारी, मैंने कैच करने की कोशिश की और बॉल मेरी आई बॉल पे हिट हुई, और उसके बाद पता चला कि जब बॉल आँख पे पट्टी आ गई तो पता चला लेफ़्ट आई में मेरे बाय बर्थ विजन नहीं है, जस्ट लाइट परसेप्शन है, लाइट का पता चलता है। तो देन और जिस पे बॉल लगी उसमें रेटिना में सुराख हो गया, और लेटर ऑन वो कुछ अरसे बाद जो है फुल थिकनेस पे पहुंच गया। तो अब मतलब दोनों आंखों में आपका विजन कितना है, अगर बताएं हमें तो? मेरी जो लेफ़्ट आई है उसमें बिल्कुल लाइट परसेप्शन है, सिर्फ लाइट्स देख सकता हूँ मैं और आइडेंटिफाई कर सकता हूँ लाइट है या नहीं है, और दूसरी आई है उसमें लेस दैन 20% विजन है। ओके, अच्छा, यानी कि अब अगर मतलब मैं थोड़ा सा इस तरह समझने की कोशिश करूं कि हम आपको देख रहे हैं, आप हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे हैं, आप हमें जब देख रहे हैं तो आपको इस वक्त नज़र क्या आ रहा है? मैं यानी कि आप कोई बंदा बैठा है, ये नहीं, मैं आपको पहचान नहीं सकता यहाँ से।
अच्छा, ओके, तो इतने से भी फासले पर नहीं नज़र आ पाता। अच्छा, अब जब इस तरह का कोई हादसा हो जाता है इंसान के साथ तो उसको बड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सब छोड़ देते हैं कि जी अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, किस ने मोटिवेट किया, कैसे आप इस गेम की तरफ आए? सबसे पहले तो ये है कि दो रास्ते होते हैं आपके कोई भी चीज़ अपनाने के लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आप उसको पॉजिटिव लेंगे तो कभी भी आप उससे पीछे नहीं रह जाएंगे। तो मेरे साथ होता है कि फौरी तौर पे कोई भी इंसिडेंट हो तो उसका थोड़ा सा डिप्रेशन का बंदा शिकार होता है, लेकिन इतना नहीं हुआ। और सबसे पहले तो आपकी फैमिली की सपोर्ट है, और फैमिली आपको जितना बैक करेगी आप उतना अच्छा आगे जा सकते हैं। मुझे फैमिली की बहुत अच्छी सपोर्ट थी और कभी भी उन्होंने मुझे पीछे नहीं होने दिया। इवन कि मैं जब क्रिकेट की वजह से मेरा प्रॉब्लम हुआ और अगेन देन मैंने ब्लाइंड क्रिकेट खेलना शुरू कर दी 5-6 महीने के बाद, तो एक दफ़ा तो उन्होंने भी मुझे सुनाई थोड़ी थी कि ये क्या है, फिर क्रिकेट की वजह थी। लेकिन फिर भी मैंने कोई 14-15 साल क्रिकेट खेली और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर में कंसीडर होता था पाकिस्तान ब्लाइंड के क्रिकेट में। एंड देन ये आर्चरी आ गई, तो ये भी उसमें भी बैक किया फैमिली ने। आपको फैमिली की सपोर्ट हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मेजर चीज़ है। और फिर आपका माइंड सेट है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। आप कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन आपने टैकल किस तरह करना है, आपने आपके रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं उनको कैसे रोकना है और उनको पॉजिटिव लेके आगे चलना है कि आपने एक एम लिया हुआ है और उस तक पहुँचना है। अब ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप पॉजिटिवली लेके आगे चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है जो तब्दीली आई आपकी ज़िंदगी में। पहले आपका विजन था, आप ज़िंदगी में चीज़ें अपने काम दीगर रोज़मर्रा के वो अलग तरह से करते थे। फिर एक विजन आपका जब नहीं था तो आपको वही काम तो करने थे, जीना था आपने, छोटे मोटे काम, आना जाना, किसी से मिलना, तो वो काम, वो तब्दीली में आपने कितनी एडजस्टमेंट्स की और कौन कौन सी तब्दीलियाँ आपने फिर लागू की अपनी ज़िंदगी में? तौर पे लो विजन के लिए ये होता है कि उसको अपनी कुछ निशानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे कहीं जाना हो तो आपको क्योंकि आप अपने इमेज जहाँ आप जा रहे हैं उसको सही तरह नहीं पहचान सकते, लेकिन आपने जैसे गली में जा रहे हैं तो अपने गली के कॉर्नर पे एक पेड़ है वो देखा हुआ है, कहीं कोई जा रहे हैं कहीं शॉप है उसको देखा हुआ है। समटाइम्स होता है कि कहीं किसी जगह पे आप जा रहे हैं वो शॉप क्लोज है तो आप फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं कि यार ये वो जगह नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो है ये आपकी लाइफ में पहले नहीं होती। आप रोड पे जा रहे हैं इवनिंग में ज़्यादा, जिस तरह हमारी विजन बहुत कम हो जाती है, ख़ास तौर पे मेरा प्रॉब्लम जिनका आरपी का मसला है, तो जब हमारे यहाँ ट्रैफिक में देखें तो कई दफ़ा लाइट से गाड़ी की एक ख़राब होती है, एक चल रही होती है या होती ही नहीं है, तो मेरे जैसा बंदा अगर रोड के सेंटर में आ जाए वो तो गया। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि करीब से बंदा एस्केप करके पीछे आ जाता है। तो ये थोड़ी सी चेंजिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप टैकल कर लेते हैं, अल्लाह आपको उसका हौसला देता है उससे निपटने का। तो ये जो तीरंदाजी आप करते हैं इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है? ट्रेनिंग आम आर्चरी की तरह ही है, जस्ट उसमें टेक्टाइल डिवाइस है जो ऐड की गई है और फुट लोकेटर होते हैं जो हमारे फीट को अलाइन करते हैं, और देन एक कोच होता है जो कि हमें गाइड कर सकता है। ड्यूरिंग द शूट नहीं कर सकता, लेकिन आफ्टर अ शूट वो हमें स्किल बता सकता है कि किस तरह आप इसको शूट करेंगे। बाकी ओवरऑल तमाम रूल जो है नॉर्मल आर्चरी के ही हैं। अच्छा, अब आर्चरी जब पार्टनरशिप में होती है तो फिर पार्टनर एक दूसरे को किस तरह से मुआवनत फराहम करते हैं? जस्ट टीम इवेंट होता है, उसमें हमने 3-3 एरो शूट करने होते हैं हर सेट में, और 3 सेट होते हैं। जो मैक्सिमम पॉइंट ले लेता है उसको विनर करार देते हैं, और हर सेट के हमें जीतने पे 2 पॉइंट मिलते हैं और लूज़ करने पे कोई पॉइंट नहीं मिलता, जबकि टाई होने पे सेट 1 पॉइंट मिलता है। जो पहली टीम 6 पॉइंट कर लेती है वो विनर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, और ज़रा इसका खर्चा भी बताएं कि इसकी जो इक्विपमेंट है, जो वो आप लेते हैं या बाकी जो चीज़ें हैं, सामान इसके लिए, वो कितने का होता है? आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, लेकिन शौक़ की बात है। हमने अपने तौर पे शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी सक्सेस भी मिली, और काफ़ी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है। और हम जब 2019 की बात है, जब पहली हमारी पिंडी की आर्चरी चैम्पियनशिप हुई थी, तो डिस्ट्रिक्ट पिंडी के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने हमें फ़र्स्ट टाइम इक्विपमेंट लेके दिया था, और उसको हम फॉलो करके मैं बल्कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मैं उसी इक्विपमेंट से खेला। हालांकि वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इतना था कि मैं वर्ल्ड में जो है नंबर 2 रैंक तक पहुंचा।
और जबकि मेरे अपोनेंट के पास जो बो थी वो ऑलमोस्ट 12-13 लाख रुपए की बो थी और उसने एक रिजर्व में भी बो रखी हुई थी सेम उसी तरह की, जबकि मैं जो बो ले गया हुआ था उसकी स्ट्रिंग भी एक्स्ट्रा मेरे पास नहीं थी, क्योंकि हम खुद से कर रहे थे और एक लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने सारे काम करने होते हैं। तो अब आप पाकिस्तान में नंबर 1 हैं और वर्ल्ड में नंबर 2 हैं, तो कौन कौन से ममालिक में किस किस चैम्पियनशिप में आपने हिस्सा लिया? मैं अभी तक 3 चैम्पियनशिप्स खेली हैं मैंने। वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली थी दुबई में जो कि 2022 में हुई, और उसके बाद 2022 में चेक रिपब्लिक गया था और वहाँ पे यूरोपियन कप था और वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट थी, उसमें पार्टिसिपेट किया। दैन अभी रिसेंटली इंडोरा इंटरनेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप इंडोरा में भी जो मैंने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों इवेंट्स में मैं विक्ट्री स्टैंड तक पहुँचा हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अब आगे के क्या इरादे हैं आपके? फर्स्ट तो हमारी अपनी नेशनल चैम्पियनशिप है जो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो रही है पिंडी में ही। दैन जो मेजर गोल है वो हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप का है 2022 की, जो कि चेक रिपब्लिक में है, पिल्सन में जुलाई में, और वो मेरा फोकस है और कोशिश ये है कि जो एक स्टेप रह गया उस तक अप्रोच किया जाए। और दैन उसके फ़ौरन बाद जो है अगस्त में इप्सा वर्ल्ड गेम्स हो रही हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम हो रही हैं और मोर देन 3000 एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और तकरीबन 50 प्लस कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स उसमें आएंगे, तो उसमें उम्मीद है कि जाने का इरादा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तनवीर साहब, वाकई आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और हमें मोटिवेट किया और हमारे नाजरीन को भी आपने बड़ा मोटिवेट किया है। नाजरीन, देखा आपने तनवीर अहमद साहब किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मिसाल बन के सारी दुनिया के लिए।